सांसें रुक गईं, आंखें बाहर आ गईं, कपड़े पूरे ख़राब हो गए। शायद जिन बता रही थी एक एंटिटी है जो बहुत ज़्यादा उनके साथ रहती है और आज से नहीं मतलब शादी जब से हुई है तो वो 7 फेरों के साथ लग के आया है वो बंदा। 7 फेरे भी उसने लिए थे। बहन जो है पूरी उठ जाती थी, हाथ पैर उठ जाते थे, चेस्ट वाला सीना और कमर से ऊपर का हिस्सा ऊपर की तरफ भग जाता था। देखते हुए डर लगता था, आंखें पूरी बाहर आ जाती थी, फट जाती थी। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारा इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे वो जिंदगी भर हटा ना पाए। कभी आपने सुना है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे पितृ होते हैं, ये अपनी सक्सेस पाने के लिए, मतलब अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें पाने के लिए किसी दूसरी चीज़ों का सहारा लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरे दादा परदादा या उनके कोई जो है बड़े रहे होंगे हमारे परिवार में, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए वो जिनकी सेवा करते हों या फिर किसी आत्मा को पूजते हों। अपने पितरों को छोड़ के वो किसी ऐसी एंटिटी की पूजा करें या उन्हें ऐसा स्थान दे दे भगवान का जहां पर आगे जाके उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। वैसे हमारे एक प्रीवियस पॉडकास्ट में मनोज चौधरी आए थे जिन्होंने इसी तरीके का पूरा रियल इंसिडेंट बताया था। आज फिर दोबारा हमारे पास एक ऐसा रियल इंसिडेंट आया जहां पर एक इंसान अपने पूर्वजों की जगह शैतानों को पूजा करता था और उसके बाद कैसे पूरे परिवार का खात्मा होता चला गया। ये पूरा रियल इंसिडेंट स्टार्ट होता है 1984 में, जहां पर हमारे जो सब्सक्राइबर हैं अंशुल, उनका उस टाइम पर जन्म भी नहीं हुआ था। इन्होंने अपने परिवार के बारे में बताना शुरू करा कि अक्षय भाई, मेरा जो परिवार है वो जमींदारों का परिवार था। मतलब एक टाइम पे इनके परिवार के पास बहुत अच्छा खासा पैसा था। जब इनका जन्म भी नहीं हुआ था 1984 में, इनके जो दादाजी थे वो एक जमींदार इंसान थे, बहुत ज्यादा जमीन थी। अंशुल के परिवार में दादा दादी और उनके जो बच्चे थे, मतलब अंशुल के पापा और उनके चाचा जी थे। घर में पूरी तरीके से खुशियां थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। 1984 में इनके पापा की शादी इनकी मम्मी से होती है। शादी होने के बाद जैसे घर में अजीब सा ही व्यवहार होना शुरू हो जाता है। मतलब सबसे पहले जो अंशुल के पिताजी थे, 1984-5 में उन्होंने एक नई जिद सी पाल ली थी और एक नया शौक सा पाल लिया था। वो शौक था काला जादू सीखना, तंत्र मंत्र सीखना, लोगों की मदद के लिए या फिर अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए। रात रात भर वो घर में नहीं रहा करते थे। अपने दोस्त के साथ वो पता नहीं किन गुरुजी से सिद्धियाँ सीखने जाया करते थे। तंत्र मंत्र करते टाइम उन्होंने इतनी ज़्यादा सिद्धियाँ पा ली थी, उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो लुक होता है, मतलब जो पहनावा होता है, वो तक बदल लिया था। धीरे धीरे वक्त बदलता गया और इनके पिताजी का जो रवैया था वो भी बदलता गया। जैसे कि इनके पापा ट्रक चलाया करते थे, तो बहुत सारे लोगों ने एक चीज़ नोटिस की थी, खास करके इनके हेल्पर जो टाइम टाइम पर बदलते रहते थे, वो ये चीज़ देखते थे कि इनके पापा जब ट्रक चलाया करते थे तो ट्रक चलाते चलाते कितनी बार ऐसा हुआ है कि अंशुल के पापा सो गए हैं लेकिन ट्रक जो है अपनी स्पीड में आराम से चल रहा है। इनके पापा अचानक से उठते थे और फिर दोबारा ट्रक को चलाने लगते थे, जैसे कोई एंटिटी उस ट्रक को चला रही है जब तक अंशुल के पापा अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। अब सुनने में ये वाक्या बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन ये चीज़ें इनकी फैमिली में धीरे धीरे बढ़ती गई। अंशुल के जन्म से पहले उनके 3 भाई और 4 बहनें थी। मतलब दादा दादी, अंशुल के पापा मम्मी और 8 बच्चे घर में थे उनके चाचा जी को मिला के। बाद में चाचा जी की भी शादी हो गई थी। लोग अपना उतारा करवाने के लिए रात रात भर इनके पापा के पास आया करते थे। एक और दोस्त थे इनके पापा के साथ जिन्होंने वो सिद्धियाँ ग्रहण की थी। सिद्धियाँ ग्रहण करते टाइम क्या हुआ, जिस तरीके से लोग उतारा करवाने आया करते थे, इनके पापा उतारा किया करते थे। लेकिन एक रात जो चीज़ हुई जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार तबाह हुआ, वो अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक रात इनके पापा जब सिद्धि कर रहे थे, ये भी बाद में पता चला कि ऐसा कुछ हुआ था। सिद्धि करते टाइम इन्होंने जो अपने एक चौतरा था अपने ही घर में, वहाँ पर बरामदे में एक चौतरा था, वहाँ पर ये सिद्धि किया करते थे। वहाँ पर नींबू काटा करते थे और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ किया करते थे। शायद इन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, इन्होंने भोग दिया था, खुद को भोग दिया था या एंटिटीज़ को भोग दिया था, पर उस रात इनकी जो क्रिया थी वो बहुत ही बुरी तरीके से गलत हो गई। मतलब क्रिया में जो चीज़ें पूजने वाली थी उनसे खिलवाड़ सा हो गया था। ऐसा लग रहा था जिन एंटिटीज़ को अभी तक ये पूज कर अपना काम करवाया करते थे, वो एंटिटीज़ इनसे बहुत बुरी तरीके से नाराज़ हो गई थी। अब ये चीज़ उस टाइम पर अंशुल के पापा को पता नहीं चली कि सिद्धियों से खिलवाड़ हो गया या फिर ये भोग देने में कहीं पीछे रह गए। इनके पापा सिद्धि करने के बाद ट्रक लेके निकलते हैं और उस टाइम पर हेल्पर अवेलेबल नहीं था, तो इनके पापा ने इस चीज़ को ठाना कि आज मैं खुद ही ट्रक लेके जाऊँगा।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिद्धि गलत तरीके से हो गई थी। इनके पापा ने क्या करा, जब वो ट्रक ले जा रहे थे उनका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ जहाँ पर पूरा का पूरा ट्रक एक नदी में उतर गया। जब ये चीज़ इनके घर वालों को पता चली तब तक गांव वाले जो थे आसपास के, उन्होंने जो है कूदना शुरू करा और नदी में, और ट्रक के अंदर जो है इनके पापा को ढूंढना शुरू करा। ट्रक में से सामान तो मिला लेकिन इनके पापा नहीं मिले। ये सूचना जब घर तक आई तो घर में बहुत बुरा एक मातम सा छा गया था। ये सब देखने के बाद जो इनके सबसे बड़े वाले भाई थे अंशुल के, उन्होंने कमांड संभालने की कोशिश की। उन्होंने अलग अलग जगह पर नौकरी करने की कोशिश की लेकिन कहीं भी बात नहीं बनती थी। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे। 6 महीने बाद अचानक से इनकी ज़िंदगी में एक रोशनी सी आई जब अंशुल के पापा लौट के घर आ गए। कहाँ गए, किसके साथ रहे, क्या हुआ, कुछ भी उनको याद नहीं था। बस उन्हें ये पता था कि वो नदी में गिरे और उसके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं था। जब उनकी आँख खुली तो 6 महीने ऑलरेडी बीत चुके थे। अंशुल के पापा घर में आते हैं और जब घर में आते हैं तो उनकी वेशभूषा बिल्कुल अलग थी। उनके बाल बिखरे पड़े थे, ऐसा लग रहा था जैसे सालों सालों से कोई इंसान नहाया नहीं है, उसने कुछ खाया नहीं है। और जब वो वापस आए तो उनका व्यवहार बहुत ज़्यादा बदल चुका था। मतलब छोटी छोटी बात पे घर में लड़ाइयाँ हो जाती थी। तो जो दादाजी थे वो ज़मींदार थे, उनकी अब 50-60 बिग्गे ज़मीन थी। दादी जी भी उनके साथ रहा करती थी। घर में सब बहुत सही तरीके से रहते थे, लेकिन वो एक फाइनेंशियल सिचुएशन जो सुधरने वाली बात थी वो बच्चों की नहीं सुधर रही थी। तो दादा भी ज़्यादा हेल्प नहीं किया करते थे। लेकिन जब पिताजी वापस आए अंशुल के, और उनकी किसी बात पर दादा दादी से बहुत बुरी बहस हो गई। दादा से उनकी धक्का मुक्की स्टार्ट हो गई और जब दादी बीच में आई तो अंशुल के पापा ने दादी को इस तरीके से अपने बचाव में धक्का मारा कि उनकी दादी गिरी और गिरते ही उनका सर पता नहीं कहाँ पर लगा, जहाँ पर लगते ही उसी टाइम उन्होंने दम तोड़ दिया। दादाजी ने जब ये चीज़ देखी तो उन्होंने क्या करा, इनके पूरे परिवार के ऊपर से अपना हाथ हटा दिया। वो अपनी ज़मीन के जितने भी कागज़ थे वहाँ पर से उठाकर इनकी जो एक कज़न बुआ थी वहाँ चले गए कानपुर में शहर की तरफ। अब क्या हुआ, इनके चाचा ऑलरेडी शादी करके जा चुके थे। यहाँ पर अंशुल के जो पापा थे और अंशुल के भाई बहनों की हालत जो बिगड़ी वो उन्हें रोड पर लेके आ गई थी। धीरे धीरे इनके जो हालात थे वो बद से बदतर होने लगे थे। चीज़ें समझ से बाहर हो गई थी। फैमिली में आपस में सब में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई थी। मम्मी पापा की लड़ाई अब डेली बेसिस पे होने लगी थी। उस टाइम पर अंशुल बहुत ज़्यादा छोटे थे, जो हमारे सब्सक्राइबर है बताने वाले, लेकिन जो सबसे बड़े भाई थे उनकी उम्र रही होगी 14 से 16 साल। धीरे धीरे इनके घर में बंटवारा सा होना शुरू हो गया, जैसे बहन अलग रह रही है, भाई अलग रह रहे हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, बस एक ही जो खुशी थी वो देखने को मिली कि जो सबसे बड़ी वाली बहन थी, इनके पापा ने क्या करा, जो बची कुछ ज़मीन थी वो देकर कहीं पर गिरवी रख के या फिर कहीं पर बेच के इनकी सबसे बड़ी वाली बहन की शादी करा दी थी। उस टाइम पर परिवार की एकता देखने को मिली, लेकिन जैसे ही शादी पूरी हो गई, एक दिन क्या हुआ, किसी छोटी सी बात पर इनकी अंशुल के पापा मम्मी की बहस हो गई और बहस उस तरीके से इतनी आगे बढ़ गई कि अंशुल के पापा ने जहर खा लिया। जहर खाने के बाद सीधा उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि शायद वो हॉस्पिटल में खुद को बचाना ही नहीं चाहते थे। एक इंसान जब दम तोड़ देता है तो उसकी आधी बचने की उम्मीदें वैसे कम हो जाती हैं। अंशुल के पापा ने पूरे परिवार को जाते जाते बताया कि देखो ऐसा है, जो हमारे बरामदे में चौतरा बना है वहाँ पर मैं एक आघोरी बाबा को पूछता हूँ। वो आघोरी बाबा हमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो उनकी पूजा में कोई रोक टोक नहीं आनी चाहिए। और ये बोलने के बाद उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन ये चीज़ें जब सारे परिवार को पता चली कि बरामदे के अंदर एक चौतरा है जहाँ पर आघोरी बाबा को पूजा जाया करता था, इन्होंने भी ये चीज़ अपने दिमाग में बसा ली कि अगर पापा से कोई गलती हुई तो पापा चले गए, घर में बुरी तरीके से सब कुछ बिखर गया है, तो हमें भी उन आघोरी बाबा की पूजा करनी चाहिए और उनको कहीं से कहीं तक हमें निराश नहीं करना चाहिए। तो इनकी मम्मी ने ये इनिशिएटिव उठाया कि वो पूजा करेंगे, लेकिन पापा ने जाने से पहले बताया था कि आप डेली डेली पूजा मत करना, दिवाली होली के टाइम पर आप पूजा करना और उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करना। अब अंशुल के अकॉर्डिंग होली दिवाली के टाइम पर इनके घर में पूजा होती थी, लेकिन हालात बद से बदतर ही थे, कभी भी इनके हालात ठीक नहीं हो पाए। इसी विधि को करते करते इनकी सबसे बड़ी वाली बहन ने पूजा की, उससे छोटी वाली ने, मतलब उनकी शादी तो हो गई थी लेकिन फिर भी वो घर में जब आती थी वो आघोरी बाबा की पूजा करती थी। तो हुआ क्या, इनके पिताजी के जाने के बाद इनकी सबसे बड़ी वाली बहन के साथ हादसे होने शुरू हो गए और जिस तरीके से वो हादसे हुए उसको सुनने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बुरी तरीके से दहलने वाले हो। अब बहन का व्यवहार धीरे धीरे ससुराल में चेंज होना स्टार्ट हो गया। मुश्किल से 1-2 साल ही बीते थे जब ससुराल वाले इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे घर में एक बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। तब अचानक से एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो अंशुल की सबसे बड़ी वाली बहन थी जिनकी शादी हुई थी,
उनका व्यवहार बुरी तरीके से बदल गया है और इनके लॉसेस बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। मतलब क्या हुआ, पिताजी जब शांत हो गए, पिताजी जब इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, तब अननोन तरीके से घरों में जो है अलग अलग तरीके के इंसान आते हैं और वो बोलते कि यार ऐसा है, आपके घर में जो ट्रॉली खड़ी है वो मेरी है, आपके पापा मेरे बिजनेस पार्टनर थे तो ये इनका बचा कुचा पैसा है 3,000 5,000 रुपये, जो उस टाइम पर एक बड़ी रकम थी, लेकिन वो आते और ट्रक ट्रॉली वगैरह जो भी थी वो सब कुछ वहाँ से लेके चले गए। तो हालात इतने बद से बदतर हो गए थे, ऐसा लग रहा था घर में अनाज का एक दाना नहीं बचा। जहाँ पर मेरी मम्मी ने एक डिसीजन लिया और जितने भी बच्चे थे घर के उनको अलग अलग रिश्तेदारों के पास पलने बढ़ने के लिए भेज दिया। तो अंशुल को भेजा गया सबसे बड़ी वाली बहन के पास। एक तरीके से वो वहाँ पर गए और उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की, लेकिन इस दौरान अंशुल ने जो चीज़ें अपने घर परिवार में देखी वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक थी। अब इसके बाद क्या हुआ, अंशुल जब अपनी बहन के पास पहुंचे तो वो घर में ये तो देखते ही थे कि व्यवहार बिल्कुल बदल चुका है बहन का। बहन छोटी छोटी बात पर बहस कर लेती है जीजू से, और जो जीजा जी हैं वो कैसे न कैसे चीज़ों को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर में इतने ज़्यादा विवाद होने लगे तो ससुराल वालों ने मांग उठा ली कि एक काम करो, हमें बच्चा दे दो, बच्चा होने के बाद हम उसी के साथ खेल लेंगे, उसी से बात कर लेंगे, हम इन्वॉल्वमेंट रखेंगे ही नहीं। मतलब जीजा जी से और दीदी से अंशुल ने बताया कि जो बड़े बुजुर्ग थे ससुराल के वो इन्वॉल्वमेंट रखना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे ससुराल में लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन हुआ क्या, 1 साल बीता, 2 3 4 5 6 7 साल बीत के फिर भी जो है बच्चा नहीं हो रहा था। तो अब इस टाइम पर ससुराल वाले क्या चाह रहे थे कि पता लगाया जाए कि क्या दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा, और घर में इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। अब एक दिन क्या हुआ, जो जीजा जी थे वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि इनकी जो बहन है वो टाइम से ना तो खाना खाती और ऊपर से ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो पोजेस हो गई है। बार बार उनके साथ ऐसा होता था कि रात को वो क्या करती थी, बाहर से कुंडी लगा देती थी और घर से बाहर चली जाती थी और सुबह तक वापस नहीं आती थी। ये चीज़ एक बार देखी गई, दूसरी बार देखी गई, तीसरी बार देखी गई कि रात को अचानक से क्या होता, 12-1 बजते इनकी बहन जो थी वो पूरे घर के बाहर की कुंडी लगा देती और भाग जाती। सुबह वापस आने पर जो अंशुल के जीजा जी थे वो इनकी बहन से पूछा करते थे कि तुम कहाँ गई थी, तो कोई जवाब नहीं हुआ करता था। 1-2 बारी तो इनको लगा स्लीप वॉकिंग की बीमारी है, ये चल के चली जाती है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 7 साल बाद जब ससुराल का प्रेशर आने लगा कि यार बच्चा नहीं हो पा रहे, तो एक बार पता करा जाए कि हुआ क्या है। तो एक दिन दोनों हस्बैंड वाइफ की इतनी बुरी लड़ाई हुई जहाँ पर हस्बैंड जो थे मतलब अंशुल के जीजा जी, उन्होंने इतनी बुरी तरीके से इनकी बहन को पीटा, और पूछने पर कि क्या होता है तुम्हें, रात को तुम कहाँ जाती हो, अंशुल की जो सबसे बड़ी बहन थी उन्होंने बताया कि मैं कुछ नहीं करती, एक जिन है जो शादी करके फेरों के बाद मेरे साथ आ गया है और वो मुझे आपसे दूर रहने को बोलता है, और आप अगर कुछ करते भी हो तो मेरे पेट के अंदर ही जन्मे बच्चे को वो वहीं के वहीं ख़त्म कर देता है। ये सुनने के बाद सारे ससुराल वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब मायके में पूछे तो पूछे किससे, क्योंकि बुजुर्ग हो चुकी है मम्मी जी और सारे बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त चल रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा कि हम ही इसके सॉल्यूशन पे काम करेंगे। तो एक बाबा जी को बुलाया गया, उन बाबा जी ने देखा तो साफ साफ उन्हें पता चल गया कि इस टाइम पर वो जो जिन है अभी भी यहीं पर है और वो अंशुल की सबसे बड़ी वाली बहन के अंदर रहते हैं, उन्हें पोजेस करा हुआ है और वो फेरे लेके आ रखे हैं। तो जब जो बाबा आए थे उन्होंने बात करने की कोशिश की तो वो जो जिन था उसने साफ साफ बोल दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं फेरे करके आया हूँ, मैं इसके साथ ही रहूँगा, जो करना है कर लो, मैं नहीं जाऊँगा। वो जो बाबा जी थे वो फिर भी सिद्धि प्राप्त थे, उन्होंने क्या करा, एक ताबीज़ बनाया और वो ताबीज़ इनकी बहन को दे दिया। अब इससे पहले जो चीज़ें होती थी बाबा जी ने बतानी शुरू की कि इस लड़की के ऊपर जो जिन है वो इसका पूरा शरीर बांध देता था, जिसकी वजह से इस लड़की के दांत भिंच जाते थे या अकड़ जाती थी। और अंशुल ने अपनी रिकॉर्डिंग में बताया कि अक्षय भाई जब तक वो धागा या फिर ताबीज़ नहीं मिला था ना, मेरी बहन की एक्टिविटीज़ मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। उसकी कमर उठ जाती थी, उसका चेस्ट वाले एरिया पूरा बैक चला जाता था, हाथ पैर पूरे अकड़ जाते थे, जीभ बाहर आ जाती थी, वो बिल्कुल गर्दन ऐसे घुमा लेती थी जैसे पता नहीं क्या ही हो रहा है। जैसे ही ताबीज़ मिला एकदम से घर में सब कुछ शांत हो गया। ताबीज़ मिलने के 1 साल बाद मेरी बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया। धीरे धीरे अंशुल भी पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हुआ क्या, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद अचानक से फिर दोबारा, जैसे एक टाइम लिमिट थी उस ताबीज़ की धागे की, फिर दोबारा अंशुल जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनकी जो सबसे बड़ी वाली बहन थी उनके साथ पोजेशन वाली चीज़ें फिर दोबारा स्टार्ट हो गई। फिर जब इन्होंने दोबारा उन बाबा से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो पता चला अब इस दुनिया में वो बाबा भी नहीं रहे हैं। तो
3-4 महीने तक तो इसी तरीके से चलता रहा, जहाँ पर जो अंशुल की सबसे बड़ी वाली बहन थी वो कभी भी चलते फिरते पोजेस हो जाती थी। भागा दौड़ी पूरे घर में मची रहती थी, किसी भी टाइम चिल्लाने लगती और बार बार यही बोलती कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं अपने बच्चे के साथ रहना चाहती हूँ। और फिर खुद ही दोबारा जुबान से बोलती कि नहीं छोड़ूंगा, तुझे मैं लेके जाऊँगा तो कुछ भी कर ले, मैं तेरे साथ फेरे लेके आया हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हस्बैंड अपनी तरफ से कुछ भी करने की कोशिश करते, मतलब जो अंशुल थे उनकी जीजो कुछ भी करने की कोशिश करते तो वो सारी चीज़ें नाकाम हो जाती, क्योंकि जो दीदी थी वो उठा उठा के घर वालों को फेंका करती थी। जो भी तांत्रिक बाबा आते थे, जो भी मौलवी वगैरह आते थे, एक एक करके सब पिट के जाते थे। मतलब ये मान लो मेरी बहन के सामने आने के बाद वो इस तरीके से अपना दिखाते थे प्रयास कि अरे मैं तो कर ही दूंगा, मैं तो निकाल दूंगा, लेकिन फिर मेरे बहन के अंदर जो जिन आता था वो सबको इतनी बुरी तरीके से पीट के भेजता था कि वो दोबारा कभी मुंह मोड़ के देखते नहीं थे। और 4 गांव दूर तक ये पूरी खबर फैल चुकी थी कि जो दीदी हैं उनके अंदर कोई बहुत बुरी तरीके से पोजेशन आ रखा है। तो मेरी दीदी को सब लोग जो थे ससुराल वाले वो बांध के रखा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, सारे ससुराल वाले अपने काम में लगे हुए थे और इनकी दीदी को खाट पे सुला रखा था बांध के। तो जीजू ऑफिस जा रहे थे, उन्होंने अंशुल को बोला कि अंशुल थोड़ा ध्यान रखना बहन का, मैं जल्दी आ जाऊँगा, फिर देखते क्या हम कर सकते हैं बहन के लिए, मतलब आपकी। तो अंशुल ने बताया कि अक्षय भाई मेरे साथ जो झटका हुआ ना, मैं इसके लिए तैयार नहीं था। मेरी बहन पीछे लेटी हुई थी और मैं आराम से उसके बगल में जाके बैठता हूँ। उस टाइम पर मैं बैक फ्लिप की प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब मैं पूरी जो है उल्टी छलांग मार लेता था। तो किसी की भी इस चीज़ पे नज़र नहीं थी। मैंने सोचा कि कोई है नहीं तो एक छलांग मार के देखता हूँ कि मैं इस चीज़ में प्रोफेशनल बन चुका हूँ नहीं बन चुका। अंशुल ने बताया कि अक्षय भाई मैं कूदा और मैं हवा में ही अटक गया। इनको लगा जैसे पता नहीं किसी ने पकड़ लिया है, और ये इधर उधर देखते रहे। इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकली है, चिल्लाना चाह रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ। इनकी बहन की तरफ जब इनकी नज़र गई तो देखा इनकी बहन जो अभी तक खाट पे बंधी हुई थी वो दूर थी और अचानक से एक क्रीपी स्माइल दी। अंशुल सीधे ज़मीन पे आके गिरे। इन्होंने बताया अक्षय भाई साल बीत गए उस चीज़ को, लेकिन मेरे जहन से वो चीज़ निकल नहीं पाई जो क्रीपी स्माइल मैंने अपनी बहन की देखी थी। उसके बाद इन्होंने अपनी बहन से फासला बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी तक इन्हें ऐसा लग रहा था बहन के ऊपर कोई बीमारी है। लेकिन जिस तरीके से ये चीज़ हुई कि वो 1 मिनट तक हवा में उल्टे टंगे रहे, इन्होंने बताया अक्षय भाई मैं वो चीज़ कभी नहीं भूल सकता, ज़िंदगी में वो कभी चीज़ मैं अपने जहन से निकाल नहीं सकता। पूरे गाँव में, घर के आसपास सबको पता चल गया था कि इनके बहन के ऊपर कोई बहुत तगड़ा पोजेशन आ रखा है। तो बगल वाले घरों में ये इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि भाई जब भी आपको लगे कि अंशुल की बहन को कुछ हो रहा है तो प्लीज़ फ़ोन करके बता दें। तो इनके जो बगल वाले थे वो ध्यान रखा करते थे कि इनकी बहन अकेली कहीं ना निकल जाए, क्योंकि जिनकी सबसे बड़ी जो खासियत होती है वो अंशुल ने बताया कि भाई यही थी कि वो मेरी बहन को ले जाना चाहता था और अकेले अगर कोई भी उसे रास्ता मिल जाता तो वो निकाल लेता, मतलब ले जाता मेरी बहन को। और यही हुआ। एक दिन एक अंकल साइड वाले घर में छत पे बैठे हुए थे। अचानक से वो देखते कि ससुराल वाले सारे जो है घर में किसी न किसी काम में लगे हुए हैं और जीजू वहाँ पे थे नहीं। तो ससुराल वालों को कोई काम आ गया, पता नहीं आगे पीछे वो किस फंक्शन में चले गए। तो मेरी दीदी अचानक से घर से बाहर निकली और जो अंकल थे उन्होंने सीधा फ़ोन मिलाया मेरे जीजू के पास कि भाई ऐसा है आपकी बीवी घर से बाहर निकल गई है और कहाँ जा रही है, अपने घर वालों को फ़ोन करके बताओ कि इसे पकड़े। तो जीजू ने घर पे फ़ोन करा तो पता चला कि भाई घर पे तो कोई है ही नहीं, सब फंक्शन में गए हुए हैं, आसपास कोई भी घर पे नहीं था, अंशुल भी घर पे नहीं था। तो इनके जीजू ने उनसे बोला, जो इंसान बता रहे थे, कि मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ उसके पीछे पीछे भागो, उसे पकड़ो, मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ और गाँव में जितने लोग हो सके उन्हें इकट्ठा करके इसे पकड़ लो, क्योंकि अगर कोई जिन आएगा तो वो इसे लेके चला जाएगा। वो जो इंसान था वो भी पीछे पीछे भागा, जो आसपास के लोग थे वो भी पीछे पीछे भागे, कोई बाइक पे निकला। अंशुल वापस आ रहे थे कहीं से, उन्हें उनकी दीदी दिखी जाती हुई, अंशुल भी पीछे पीछे भागे, दीदी 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 बोलते हुए। ये सब पीछे पीछे जा रहे थे। अंशुल ने बताया कि अक्षय भाई मेरी दीदी ने ना सबसे डिस्टेंस मेंटेन कर रखा था और अगर कोई बाइक पे बैठा हुआ है, कोई पैदल चल रहा है, कोई भी उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। मतलब सब ने अपनी पूरी जान लगा ली, लेकिन इतने डिस्टेंस पर होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था जैसा वो हवा में उड़ती जा रही है और कोई भी पकड़ नहीं पाया। वो तो 1-2 किलोमीटर बाद ऐसा लगा कोई मंदिर आया या कुछ आया, वो अचानक से गिर गई। सब पकड़ के उन्हें घर पे लेके आए। अब ससुराल वालों ने फिर भी दोबारा वही एक अटैम्प्ट करा कि भाई किसी अच्छे पंडित को दिखाते हैं, किसी अच्छे मौलवी को दिखाते हैं। फिर दोबारा मौलवी पंडित बुलाए, लेकिन फिर वही सब कुछ कि जो भी आता वो पिट के जाता, मतलब कोई भी इलाज कर ही नहीं पा रहा था। और ये चीज़ कहाँ जाके ख़त्म होने वाली है जब आप सुनोगे तो आज ही रात आप सो तो बिल्कुल नहीं पाओगे। बहुत मुद्दतों के बाद एक ऐसे सिद्धि प्राप्त तांत्रिक को ढूंढा गया जिसके पास शायद सही में कोई बहुत बड़ी सिद्धि थी। वो घर पे आते हैं और इनकी बहन जैसे ही सामने से उस तांत्रिक को देखती है, सीधा चिल्ला के जिन बाहर आते हैं कि नहीं जाऊंगा छोड़ के, इसको मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, जितने गांव वाले हो सब पकड़ने की कोशिश कर लो, ये मेरी है, मैं इसके साथ फेरी लेके आया हूँ, मैं इसे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। जो वहाँ पे तांत्रिक आए थे उन्होंने अपने मंत्र पढ़ने शुरू करे तो इनकी बहन वहाँ पर बेहोश हो गई।
उनको एक ताबीज़ दिया गया और ताबीज़ देने के बाद वो जो तांत्रिक थे वो सीधा बोल गए कि देखो बहुत मुश्किल होगा आपकी बहन को बचाना, अगर ये पूजा पाठ करेगी तो फिर भी बच जाएगी, लेकिन जिस तरीके से जिन फेरे लेके आए मुश्किल ही इसे छोड़ेगा। फिर भी अपनी तरफ से उन्होंने वहाँ पर जितनी भी सामग्री लगाकर जो पूजा पाठ कर सकते थे करी, और उसके बाद ये वहाँ से निकल गए। 1-2 साल तक अंशुल ने बताया कि भाई बिल्कुल सब कुछ शांत हो गया। फाइनली ऐसा लगा कि सब कुछ शांत हो गया। एक दिन क्या हुआ, सारे ससुराल वाले आगे पीछे कुछ काम में बिजी थे। इनको एक कमरा दिया गया था दीदी और जीजू को। इनके आपस में फिर दोबारा पता नहीं किस छोटी सी बात पर लड़ाई हुई। जीजू मुंह सड़ा के बाहर निकल गया। अंशुल ने बताया कि भाई मैं तो घर पे था ही नहीं, मुझे पता चला जब मैं घर पे आया कि मेरी दीदी ने खुद को अग्नि में भस्म कर लिया। 90% वो बुरी तरीके से भस्म हो चुकी थी। उनको जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर जाने के बाद उन्होंने लगभग यूँ लगा लो कि सबको पहचानना बंद कर दिया था। सांस लेने वाले ऑर्गन सारे अंदर से भस्म हो चुके थे, दिल भस्म हो गया था, सब कुछ भस्म हो गया था। डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की बचाने की और फिर राहत की सांस मिली। उन्हें प्रोटीन देने के लिए अंडे खिलाए गए, कुछ ना कुछ दिया जाता था, लेकिन वो फिर भी किसी को पहचानती नहीं थी। 1 रात, 2 रात, 3 रात, 10 रात, 12 रात, 15 रात, वो लास्ट रात थी इनकी दीदी ने अपना शरीर छोड़ दिया। ये सब होने के बाद घर वालों को और पड़ोसियों को तो पता ही था कि क्या हुआ है। तो इनकी बहन को उस ताकत से मुक्त करने के लिए आखिरी में जो वो तांत्रिक आए थे, जो सिद्धि पुरुष तांत्रिक थे, उन्होंने बताया कि आखिर में वो जो जिन था वो लेकर चला गया और वो अपने इस मकसद में कामयाब हो चुका है। तो फाइनली इनका जो शरीर था उसे अग्नि को दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ, जैसे कि हमें लगता है कि ये चीज़ें यहीं पे ख़त्म हो गई, तो अंशुल ने बताया कि भाई जो चीज़ें इसके बाद हुई वो इससे भी ज़्यादा दर्दनाक थी। मतलब मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, बहनों की शादी हो गई। मैंने खुद भी, मतलब अंशुल ने खुद भी कहीं बाहर शादी की, अपने घर से उन्हें निष्कासित कर दिया बड़े भाइयों ने। इनके घर में हमेशा ऐसा होता है कि जब ये सारे भाई आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ते हैं, चक्कू उठा लेते हैं, ईंटें मारना शुरू कर देते हैं। और ये चीज़ कहाँ से रिलेट करती है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि जो इनकी बहन जब जिंदा थी तो ससुराल में कुछ बहस हुई थी, जिस पर इनकी बहन ने क्या करा, अपने ससुर जी को ईंट दे के मार दी थी। वही सारी चीज़ें अब इनके घर में दोहराती जा रही है, जहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई जब भी बड़े भाई से बात होती, छोटे भाई से किसी से ही बात होती, आपस में लड़ाई हो जाती छोटी छोटी बातों को लेकर। तो अभी भी इनकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें इतनी बुरी तरीके से चल रही है, जहाँ पर अंशुल ने बताया कि अक्षय भाई अगर हो सका तो ये रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी हो रही है, मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा कि हमारे घर में और कितनी चीज़ें चल रही है। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि हम जब किसी एंटिटी को पूजते हैं, मतलब किसी एक बहुत बड़ी एंटिटी को पूज देते हैं, अपने कुल देवी देवताओं को साइड में रख के, अपने देवताओं को साइड में रख के, अपने भगवान को साइड में रख के, तो घर में किस तरीके से विनाश होता है। आज भी अंशुल का ये मानने कि हमारे पिताजी ने जो गलती की वो बहन ने भी भुगती, क्योंकि पिताजी के बाद सबसे पहले सबसे बड़ी बहन हुई थी और उसने पूजा पाठ किया था। जो पिताजी बोल के गए थे कि दिवाली पे या होली पे पूजा पाठ करना, तो बहन उसका सबसे बड़ी सदस्य बनी, जहाँ पर वो जिन जो था या जो भी वो शक्ति थी वो साथ में लेके चली गई। और अब पता नहीं अगला नंबर किसका आने वाला है। तो मैंने अंशुल को पर्सनली मैसेज किया, भाई मेरी तरफ से जो मदद होगी मैं करूँगा, बट जो भी चीज़ें इसके बाद हुई है वो हमारे व्यूअर्स तक ज़रूर पहुंचाई जाए। तो उन्होंने भी बोला कि हाँ भाई वक्त निकाल के मैं भेजूंगा कि अब हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ से मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन क्या मिलता है, कितना बड़ा मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन है कि आपके जो पितर है, आपके जो कुल देवी देवता है, वो सबसे असीम शक्ति रखते हैं अपने अंदर। आप कैसे उन्हें रिप्लेस कर सकते हो किसी के साथ। जब हम इतनी सारी एंटिटीज़ की बात करते हैं तो सोचिए अभी आप ये वीडियो देख रहे हो और इस टाइम पर भी आपके पीछे कोई एंटिटी खड़ी होकर देख रही हो, क्या लगता है क्या होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर इसके बाद हमारी जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे हैं उनसे क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि भाई ऐसे रियल इंसिडेंट के बाद हम आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है जहाँ पर सब्सक्राइबर से इस तरीके से रिकॉर्डिंग ली जाए, उससे बात की जाए, क्या सही रखना है क्या गलत रखना है, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक रियल इंसिडेंट आपके सामने लाया जाए, कमेंट पिन करवाया जाए और फिर सेकंड पार्ट की डिमांड आने के बाद फिर दोबारा सेकंड पार्ट लाया जाए। इसके बाद जो दूसरी रिक्वेस्ट आपसे है कि भाई हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जहां पर हमारे सब्सक्राइबर आके, हमारे गेस्ट आके पूरे रियल इंसिडेंट दुनिया के सामने बता रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार आपके पास भी कोई रियल इंसिडेंट है और आप अगर कैमरे पर बताना चाहें तो बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। जो प्रक्रिया है मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर लगता है कि आपने कहीं से भी सुना है, चाचा दादी किसी के साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, आप कैमरे पे बताना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको दिख रहा होगा, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए अक्षय भाई मैं पॉडकास्ट पे आना चाहता हूँ, दिल्ली में हमारा सेंटर है, आपको बुलाया जाएगा रिकॉर्डिंग को रिव्यू करके। हम बैठेंगे कैमरे के सामने और इसी तरीके से अवेयरनेस एक निकालने की कोशिश करेंगे जहाँ पर जनता को कोई ना कोई सीख मिले।
इसके बाद आके मैं यही कहूँगा, जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रही इसी तरीके से बनाए रखिए। और आपके साथ कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ और आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में नरेट करूँ, तो उसे रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा। प्रक्रिया बिल्कुल सेम है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है। जितना ज़्यादा हो सके अपने भगवान को पूजिए, अपने इष्ट देव, अपने कुल देवी देवता, अपने जितने भी मानने वाले भगवान हैं, अपने पितृ हैं, सबको पूजिए। अपने भाई बहनों को सिखाइए, बताइए कि क्या मान्यता है हमारे कुल देवी देवताओं की, भगवानों की, माता पिता की। सबके क्लोज रहिए जितना ज़्यादा हो सके, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए जितना ज़्यादा हो सके। यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो बड़े हैं, दादा दादी, मम्मी पापा, सब आपसे खुश रहें, भाई बहनों को सीख देते रहें। बाहर का लेना बंद करें, हमेशा त्यागे, दूसरी चीज़ों से सीख लें जैसे हमारी वीडियोज़ आती है, और इसे सही जगह पर पहुँचा दें जो लोग इस वीडियो को डिज़र्व करते हैं। टिल देन नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। हॉस्पिटल ले जाके डॉक्टर ने बता दिया कि 90% चल चुकी हैं, अब इनका कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसे करके वहाँ पे उनकी लगभग 15 दिन तक हॉस्पिटल में रहने के बाद उनकी जो यात्रा थी वो ख़त्म हो गई। आपस में मरने को दौड़ते हैं, भाई भाई आपस में लड़ जाएंगे तो कोई अपना पेट फाड़ने लग जाता है, चाकू से अपने सीने को चीरने लग जाते हैं, लोग अपना सर फाड़ने लग जाते हैं।